नमस्कार, मैं हूं अक्षय गौर। जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी। जनता मांगे जवाब में आज बड़ा सवाल ये खुदकुशी की तरफ बढ़ते किसानों के महाराष्ट्र में कदम, किसानों का निकलता हुआ दम और इस बीच में सियासत का अपना झुकाव। उन किसानों की याद इस मौसम में सियासत को आने लगी है। चर्चा में यही अहम विषय रहेगा। पहले नजर सुर्खियों पर। आखिरकार आडवाणी के आगे झुकी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का बयान, चाहे जहां से लड़े चुनाव, पार्टी में नहीं कोई मतभेद। जी हाँ, यही उस सियासत के दर्द का बड़ा सवाल है जो दर्द अचानक चुनावी मौसम में गहरा जाता है और सबको चिंता सताने लगती है किसानों की। उस किसान की चिंता जो जूझता है, जो लड़ता है अपनी जिंदगी से, अपनी फसल की उदासी से। वो किसान जिंदगी को मौत में तब्दील कर देता है। अगर इस पूरी स्थिति को आप समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा सवाल सामने यही आएगा। अगर महाराष्ट्र का जिक्र हम करते हैं, जिक्र आते ही किसानों की खुदकुशी का मामला अपने आप ही सामने आ जाता है। वो तस्वीर सामने आ जाती है जो कहती है कि किसान क्यों मौत की तरफ बढ़ रहा है। विदर्भ का किसान अपनी जिंदगी की लड़ाई को लड़ रहा है। साल 1990 से लेकर आज तक विदर्भ में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मोदी विदर्भ के किसानों के मर्म को समझने का दावा भी करते हैं। खुद के पीएम बनने के बाद किसानों की बेहतरी का वादा भी करते हैं। वही मौसम चुनावी है, वादे दावे होते रहते हैं। विदर्भ की समस्या को लेकर भी बीते एक दशक में महाराष्ट्र के सीएम से लेकर देश के पीएम तक कई ऐलान हो चुके हैं। मुआवजे का मरहम और संवेदनाओं की राजनीति के बाद भी किसानों को उनका हक आज तक नहीं मिल पाया। यानी कह सकते हैं सियासत, दर्द और विदर्भ है, धिक्कार है। 66 साल की आजादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संविधान में समता का अध्याय और समाजवाद का संशोधन। विदर्भ का जिक्र आते ही सवालों में घिर जाता है। धिक्कार है, धिक्कार है। विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इसके साथ ही दम तोड़ रहा है महाराष्ट्र का गौरवगान। नागपुर के छद्म राजधानी होने का भ्रम, दिल्ली के राजपथ के आसपास बनी इमारतों का सच और इन इमारतों में बैठे नेताओं के सियासी दावे और वादे। अब नागपुर का संतरा बेस्वाद हो गया है। कपास उगाने वाले किसान के पास कर्ज चुकाने को पैसे नहीं है और कफन चुनना उसकी मजबूरी है। धिक्कार है, धिक्कार है। कभी मॉनसून दगा दे जाता है तो कभी नसीब। अकाल पड़ता है तो जमीन के सूखने के साथ ही टूट जाता है 2 जून की रोटी का सपना। खर्च हो जाती है बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़ी गई जमा पूंजी और बिखर जाता है किसान। इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं तो भी दिक्कत है। धिक्कार है, धिक्कार है। बिन मौसम बरसात की बूंदें और ओले सिर्फ फसलों पर ही नहीं गिरते, कुदरती कहर से भी खत्म हो जाती है एक किसान की जिंदगी जीने की तमन्ना, बच्चों की उम्मीदें, पत्नी की ख्वाहिशें और बुजुर्गों की दवाओं का इंतजाम। धिक्कार है, धिक्कार है। और इन सब के बीच जारी है सियासी पिकनिकों का दौर। आर्थिक पैकेजों का ऐलान और मुआवजे के नाम पर मरहम लगाने की कवायद। धिक्कार है, धिक्कार है। किसी और की बात क्या करें, पीएम का दौरा, दावा और वादा भी विदर्भ के दर्द को कम नहीं कर पाया। युवराज भी विदर्भ के वर्धा में गांधी आश्रम के दिन गुजार चुके हैं, लेकिन किसान हाशिए पर ही रहा। धिक्कार है, धिक्कार है। और अब मोदी भी किसानों का दर्द समझ रहे हैं। मोदी के लिए किसान और किसानों की मौत भी कांग्रेस को घेरने का एक और मुद्दा है। धिक्कार है, धिक्कार है। चुनावी समर है, वोटों की फसल काटनी है। विदर्भ के किसानों को आदत हो गई है। अच्छा ही है, तकलीफ कम होगी। वजह साफ है, विदर्भ हर पार्टी बड़े चेहरे को देख चुका है, सुन चुका है और हालात जस के तस हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज।
जी हाँ, इस धिक्कार शब्द के गहरे मायने आपको समझना होंगे। चर्चा के दौरान उस धिक्कार शब्द की पीड़ा भी आपके सामने आएगा, लेकिन उस स्थिति से पहले हम ये समझें कि तमाम सियासी दावों और दौरों के बीच विदर्भ का किसान आत्महत्या को मजबूर है। करोड़ों अरबों के पैकेज भी किसान को उसका हक तक नहीं दिलवा पाए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, कड़वे हैं, लेकिन सच तो सुनना ही होगा। विदर्भ की पहचान संतरा, कपास और गन्ना रही है, लेकिन बीते 10 सालों में विदर्भ किसानों की लगातार बढ़ते आत्महत्या के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है। 1995 से 2011 महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा। 2010 365 किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए। 2011 विदर्भ में 226 किसानों ने की आत्महत्या। 2013 31 मार्च तक 168 किसानों ने दी जान। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर 37वें मिनट पर देश में एक किसान आत्महत्या करता है। सरकारी दावों के मुताबिक 2006 में पीएम ने 4,211 करोड़ सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए दिए थे। ओला पीड़ित किसानों की मदद के लिए 4,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का फैसला भी लिया गया है। मामला किसानों की आत्महत्या का है। कवायद सियासी नफे नुकसान से जुड़ी है और करोड़ों के मुआवजे बांटने के बाद भी हालात बदलते नहीं दिखते हैं। जिया न्यूज रिपोर्ट। यहाँ तो विदर्भ में किसान बेहद परेशान है और नौबत यह है कि पिछले 1 माह के भीतर 2 दर्जन से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि किसानों की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम जाजू हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी हैं, किसान नेता हैं जो किसानों का अपनी तरफ से पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही मुंबई से हमारे साथ है हरीश रोंगे जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले डॉक्टर कृष्णवीर जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा क्योंकि किसानों से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। आप उनका पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। क्या हो गया विदर्भ को? महाराष्ट्र का लोकगान अब क्यों बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि किसान आत्महत्या करने को आमादा हो रहा है, विवश हो रहा है और अब चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश भी जरूर हो रही है। मैं देखिए 25 साल से ज़्यादा विदर्भ के हालात को देख रहा हूँ निजी रूप में, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा विदर्भ में के एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना पड़ रहा है। वजह यही है कि जब से हमने टेक्नोलॉजी के नाम पर एक नया खेल शुरू किया विदर्भ में, खास तौर से अगर आप देखें तो जब हम बीटी कपास की हमने फसल की परमिशन दी थी, मैंने उस समय भी कहा था कि विदर्भ के लिए इसे उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां पानी की कमी है। कपास का क्षेत्र है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़िया है। लेकिन हमने उस किसान को ऐसा फंसा दिया, आज उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि कहीं भी पुरानी प्रजातियों का 1 किलो बीज नहीं है और बीज के दाम अनाप शनाप कंपनियां वसूल रही हैं। सारा इनपुट कंपनियों का बिक रहा है, कंपनियों की बिक्री हर साल बढ़ रही है और किसान आत्महत्या कर रहा है। ये पूरा टेक्नोलॉजी के नाम पर जो किसानों को मारा गया है, मैं इसे आत्महत्या नहीं कहूंगा, इसके लिए सरकार हत्यारी है पूरी तरह से, मैं कहता हूं। और ये पैकेज का जो खेल है, पहले भी प्रधानमंत्री गए थे 5500 करोड़ का पैकेज देके आए थे। मैं पूछता हूं 5500 करोड़ में 55 करोड़ किसानों को नहीं मिले। आपने सिंचाई के लिए जो पैकेज दिया, आप कहते हैं हम 71,000 करोड़ अब तक दे चुके हैं। उसमें महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट खुद स्वीकार करती है कि 1 हेक्टेयर सिंचाई का एरिया आज नहीं बढ़ा। जांच होती है, जांच में लीपापोती होती है और फिर वही समझौता होता है एनसीपी और कांग्रेस का। ये भ्रष्टाचार की तमाम सीमा को तोड़ दिया। अब सवाल आता है कर्जे माफी का। कर्जे माफी कोई समाधान नहीं है। मेरा सवाल ये रहा है कि आपने राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था 2004 में सरकार बनने पर। वजह ये थी कि किसान को उसका नुकसान जो होता है उसमें इंश्योरेंस मिले, उसकी जो उत्पादन लागत, तमाम चीजें जो है वो प्रभावी तौर पर मैं आऊंगा डॉक्टर चौधरी आपके पास। आपने शुरुआती तौर पर अच्छी बात कही है, लेकिन इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कौन है? केवल दुखती रग पर हाथ रखना किसान की दुर्दशा मिटाने के लिए काफी है? केंद्र में यूपीए की सरकार रही, तमाम चीजें घोषणाएं की गई, लेकिन क्यों अमली जामा नहीं पहना पाया? और आज भी किसान के आंख में आंसू, जैसा आप कह रहे थे, मौत की तरफ कदम बढ़ते नहीं बढ़ा दिए जाते हैं। हरीश रोंगे जी, कांग्रेस नेता मेरे साथ है मुंबई से। हरीश जी, एक बार फिर पैकेज का ऐलान महाराष्ट्र की सरकार ने, आपकी कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन मुझे यह जरा बताइए किसानों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? मौसम का हवाला आप देंगे, प्राकृतिक आपदा किसी भी किसान के जीवन में यह सबसे बड़ा दुखद क्षण होता है, लेकिन उस प्राकृतिक आपदा में सरकार के उठाए गए कदम एक सरकार की तरफ से बड़ी राहत होती है। पैकेज का ऐलान तो आपने कर दिया, लेकिन मुझे जरा बताइए विदर्भ की इस दशा का जिम्मेदार आखिर आप किसे मानते हैं? और क्रॉप इंश्योरेंस का क्या हुआ?
आप एक ध्यान में लीजिए हाँ। कि ये जो ओलावृष्टि हो गई है जी ये सिर्फ विदर्भ ही नहीं है, हाँ महाराष्ट्र के करीब करीब 28 जिलों में इसका परिणाम हुआ है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि लगातार 2-3 साल से महाराष्ट्र के ऊपर इसी प्रकार की आपत्ति आ रही है। जी 2011 में भी आपत्ति आई थी, बहुत ठंड पड़ी थी, उसका परिणाम खेती पर हुआ था, फसल पर हुआ था। और 2012 में करीब करीब 12 जिले में अकाल पड़ा था। हाँ और उसके बाद में जब बरसात हुई तो अतिवृष्टि भी हो गई थी। हाँ तो ये सभी परिणाम जो है, जब निसर्ग में बदलाव होता है, प्रकृति में जब बदलाव होता है तो उसका परिणाम किसानों के ऊपर होता है। चलिए और हरी जी, यानी कि आप मान रहे हैं कि जो किसानों की हालत है उसके लिए प्राकृतिक आपदा आप उसका नाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि ओलावृष्टि की वजह से किसानों की हालत बद से बदतर हुई है। हाँ। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं ना कि आखिरकार आने के बाद ये में मोह, एक भाई साहब मुझे केंद्र में मेरी आपकी बात 10 साल से सरकार है, मुझे मेरी बात आप पूरी 3 करने- साल से आपदा की मुझे बात कर मेरी- रहे हैं। मुझे मेरी बात पूरी करने आपने दे दी। हाँ बोलिए बोलिए हरीश जी बोलिए, फिर हमें बीजेपी का रुख करना है, बोलिए आप। नहीं, तो ये लगातार 2-3 साल जो ये आपदा, नैसर्गिक आपदा आ रही है, हाँ। उसको ठीक ढंग से निपटने की कोशिश महाराष्ट्र शासन की तरफ से होती है। हाँ। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि 100% सही होता है। कभी कभी जो हमारी नीचे की ब्यूरोक्रेसी है, कोई कभी गलती करती है। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि 2012 में जो अकाल पड़ा था, हाँ। उसको जिस ढंग से महाराष्ट्र शासन में उसका मुकाबला किया, हाँ। उसके बारे में जो राजनैतिक नहीं है, जिनको राजनैतिक इसमें से लाभ नहीं उठाना है, ऐसे लोगों ने उसकी सराहना की थी। हाँ हाँ हाँ। चलिए श्याम जाजू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। श्याम जाजू जी, जो दलीलें अब कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है कि ओलावृष्टि की वजह से किसानों की हालत ये हुई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पिछले 10 साल से यूपीए की सरकार है, इन 10 सालों में किसानों की हालत को सुधारने के लिए क्या किया? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान मैं सुन रहा था। हाँ जी प्राकृतिक आपदा ये कोई किसानों के लिए नई बात नहीं है। हाँ ये कृषि प्रधान देश है, किसान पूरा प्रकृति पर डिपेंडेंट है। हाँ पर इस किसान को इससे बाहर निकालकर उसका जीवनमान का ऊंचाई पर ले जाना जी। और उसका जीडीपी में जो कोई इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ाना, इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म की कोशिश इस सरकार के माध्यम से हो रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और इस सरकार को तो एक बात सोचनी चाहिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में यूपीए की सरकार है। गए 10 साल में कितने लाख किसानों ने खुदकुशी की है। हाँ। ये किसान कितने रोज के 2500 किसान अपना गांव छोड़कर शहर में क्यों आना चाह रहे हैं? हाँ। शहर में उसके लिए कौन सा आकर्षण है? हाँ। अपनी खेती छोड़कर वो जब इसके लिए उद्युक्त होता है, 60 करोड़ जनता इस देश की आबादी किसान पर डिपेंडेंट है। 65% किसान कर्ज के बोझ में दबा है। 60% किसानों का रोजगार मनरेगा पर डिपेंडेंट है। यानी ये भूमि का मालिक जो भूमि से पैसा उत्पन्न करता है, इस देश के जीडीपी में जिसका बड़ा योगदान होना चाहिए, वो डे बाय डे गिरता जा रहा है। और केवल गिरता नहीं जा रहा, तो वो अपना जीवन मार्ग भी उससे चलाने में असमर्थ साबित हो रहा है। वो खुदकुशी क्यों कर रहा है? जीवन से क्यों उठ रहा है? कर्ज के नीचे क्यों दब रहा है? बार बार उसको गवर्नमेंट की फैसिलिटी क्यों मांग रहा है? उसको भिखारी किसने किया? ये सब बातें दूरगामी सोचकर सरकार जो टेम्पररी मलम पट्टी का काम करती है, इससे इनका इलाज होने वाला नहीं है। दूरगामी परिणाम देखकर एक पॉलिसी बनाकर इस किसान को इस खाई से बाहर निकालकर एक अच्छा सुदृढ़ किसान बनाकर। मुझे एक चीज बताइए, अब एक पहलू पर और आता हूं मैं किसानों की मूल समस्याओं से हटकर, जहां पर सियासत का तड़का आ जाता है, सियासत का टर्न आता है, मोड़ आता है। नरेंद्र मोदी जी भी इधर पहुंचे हैं, किसानों का दर्द जान रहे हैं। कितना केवल दर्द जानने से स्थितियां निपट जाएंगी? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किसान का वहां का एग्रीकल्चर ग्रोथ आप देखोगे तो 11-12% पर लेके गए हैं, जो नेशनल 5% पर है।
मध्य प्रदेश के शिवराज जी के गवर्नमेंट ने 17-18% पर एग्रीकल्चर ग्रोथ लेके एक एग्रीकल्चर अवार्ड उन्होंने यूपीए सरकार से प्राप्त किया है। बेसिकली लॉन्ग टर्म का पानी का सिंचाई की योजना जब नरेंद्र मोदी जी वहां सत्ता पे आए थे तो कितना बिल्कुल मैं आऊंगा श्याम जाजू जी, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त सियासी हलचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे लालकृष्ण आडवाणी। कल से लेकर आज तक का परिदृश्य, आडवाणी को मनाने की कवायद, और यह बात आडवाणी की तरफ से बयान के तौर पर आई है कि मोदी ने मुझसे मिलकर जनता की भावनाएं बताई, राजनाथ ने मुझ पर छोड़ा था फैसला, मोदी और शिवराज को शुक्रिया। अब इस पूरे परिदृश्य में सियासत को समझिए, शिवराज के नाम का जिक्र कर ही दिया लालकृष्ण आडवाणी ने, और यह भी कहा कि राजनाथ ने मुझ पर फैसला छोड़ा था, मोदी ने मुझे जनता की भावनाएं बताई, अब मैंने मन बनाया है, गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे आडवाणी। इस वक्त की यह बड़ी खबर। जी हां, तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गुजरात के गांधीनगर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी। हालांकि नाराजगी की बात लगातार सामने आ रही थी, रूठने मनाने का दौर भी लगातार जारी था, और ये कहा जा रहा था कि लालकृष्ण आडवाणी चाहते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि मेल मुलाकातों का दौर लगातार जारी था, और रूठने मनाने की कवायद के बीच में आखिरकार आडवाणी का गुस्सा शांत हो गया, और अब उन्होंने कहा बिल्कुल कि वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गांधीनगर से तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आडवाणी गांधीनगर से लड़ेंगे चुनाव, मान गए हैं। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कई बड़े सवाल सामने आना अभी बाकी है। आखिर किसान इस हाल में क्यों? दम तोड़ती उम्मीदें, दम तोड़ती जिंदगी। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा करें किसानों की बदहाल होती हालत को लेकर। विदर्भ के किसान बेहद परेशान, और नतीजा ये कि पिछले 1 माह के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा किसान मौत को गले लगा चुके हैं, और शायद किसानों को ये लगने लगा है कि आत्महत्या का रास्ता अब ज्यादा सही है, क्योंकि सरकार पर जो विश्वास किसानों का था वो विश्वास लगातार अब टूटता जा रहा है। रुक करेंगे, मुंबई का हमारे सहयोगी रेहान हुसैन जुड़े हैं ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ। रेहान, विदर्भ के किसानों की हालत खस्ता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब सियासी दांवपेच भी खेले जाने शुरू हो चुके हैं। विशेष पैकेज के नाम पर किसानों को राहत देने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये राहत आचार संहिता के पहले अगर मिलती तो शायद बेहतर था? किसानों को जो उनका वाजिब हक है वो तो मिलना चाहिए। चलिए, रेहान से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी से अब डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी के पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कृष्णवीर जी, देखिए इस स्थिति को आप देखिए कि इस समय चुनाव है, इस समय एक बार फिर हर किसी को इस समय फिर सरकार हो चाहे उसको याद आ रही है, विपक्ष को याद आ रही है। सियासत दर्द जो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं, दरअसल उस दर्द में वो पीड़ा छुपी हुई किसान की, जिसके समय अचानक एक चीज प्रकट हो जाती है चुनावी मौसम में, वो चाहे पैकेज हो, चाहे किसान के साथ चर्चा हो। इस चर्चा और पैकेज के बाद किसान अकेला बचता है क्या? हमेशा ऐसा स्थिति आपको लगती है? पैकेज भी किसानों को नहीं मिलता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप विदर्भ की बात करो या बुंदेलखंड की बात करो, हाँ। दो उदाहरण है देश के सामने। तो सिर्फ वो घोषणा है, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, पहले 5,500 करोड़ दिए थे, उसमें नहीं मिला। 71,000 करोड़ मैंने आपसे कहा वो नहीं मिला। अब ये 4,4200 करोड़ की बात करें। मेरा कहना यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? जब उत्पादन लागत बढ़ गई और किसान को उसका मूल्य नहीं मिला, कंपनियों के बीज और इनपुट की बहुत दाम बढ़ गए, जो वही किसान कल तक विदर्भ में अपने बीज से खेती कर रहा था, कपास पैदा कर रहा था, तब वो नहीं मर रहा था। आपने जो टेक्नोलॉजी थोप दी, और प्राइम मिनिस्टर आज फिर ये कहते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस में कि जीएम फसलें मजबूरी है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा देश के किसानों के साथ हो नहीं सकता। दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी असेसमेंट कमेटी कह रही है, 400 साइंटिस्ट हैं 70 देशों के, कि जीएम इज नॉट द वे टू फीड द पीपल। फिर क्या दबाव है? आप पूरी प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं किसानों को खेती से बाहर लाना। अरे आप बाहर लाके कहां ले जाना चाहते हो? आत्महत्या तो करवा दी, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। दुनिया किसी और देश में होता नहीं, और एक बड़ी मुझे शर्म आ रही थी कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बात कर रहे थे। मैं पूछता हूं 10 साल में कौन सा सूखा, कौन से ओले पड़े थे, और किसान बराबर आत्महत्या कर रहा है। ये झूठ बोलते हैं पूरी तरह से। राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश अगर लागू हो जाती, बीमा पॉलिसी लागू हो जाती, किसान की उत्पादन लागत बढ़ रही है, उसके
उत्पादन नहीं, का नहीं, दाम तो नहीं मिल रहा है, न्यूनतम इसलिए समर्थन आत्महत्या कर रहा है। आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य 20% से ज्यादा बढ़ा नहीं किसी राज्य में। हर साल लागत 30-35% बढ़ती है हाँ। और आप उस हिसाब से मार रहे हैं। जीडीपी की बात अभी कही, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के तमाम विकसित देशों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जीडीपी तय होती है और इंडिया के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स पर तय होता है। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा दुनिया में जो भारत की सरकार करती है। चलिए, इस बात का जवाब किसान विरोधी सरकार है, कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल को थोप रही है, इसलिए मर रहा है किसान। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बात है। हरीश रोंगे जी से जवाब इस बात का जान लेते हैं। हरीश रोंगे जी, कितना आपसे, झूठ बोलेंगे? आपकी पार्टी पर इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ की कोशिश की जाती है, किसानों की लागत तक नहीं मिल पाती, जो असल हकीकत है। और यही वजह है कि किसान ना आज तो अपनी बेटी की शादी कर पा रहा है, ना ही बच्चों की पढ़ाई कर पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक काम, आत्महत्या कर पा रहा है। इस बात को मैं सहमत नहीं हूं आपसे। हाँ, एक ध्यान में रखिए कि हर जगह पर हर वक्त में कभी कभी जब इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल के पहले जो किसानों को उनके जो मूल्य मिलते थे और आज जो मूल्य मिल रहा है उसमें कुछ फर्क है कि नहीं। हाँ। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अभी खेती के बारे में बहुत गंभीरता से सोचने वाले उसके अभ्यासक जो अभी आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं ऐसे जो लोग हैं हमारे देश के, ऐसे सभी लोगों ने एक जगह बैठ के इसके बारे में कोई एक मत बना के सरकार के सामने सुझाव देना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए, राजनीति के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरीश रोंगे जी, क्या आपको लगता है कि सुझाव अगर विपक्ष की तरफ से सवाल इस बात को लेकर नहीं मिलते हैं, कोई सुझाव नहीं मिलते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या सिर्फ खत्म हो जाती है? सरकार क्या सिर्फ विपक्ष के भरोसे पर है? नहीं, और सुझावों मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं उसके बारे में, मैं ये जो खेती जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बहुत बड़ा कोई जानकार नहीं हूं। यहाँ तो हमारे बैठे हुए जानकार, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो आज मैं बताना चाहता हूं कि एक जमाना था कि हमारे देश के लोगों का 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। आज मैं बोलता हूं कि दुनिया में हम सक्षम है और इतना ही नहीं तो अन्न सुरक्षा कायदा जैसा है वैसा लागू करके जो गरीब लोग हैं उनके तक रोटी 2 वक्त की रोटी भेजने की ताकत हमारे। हरीश जी, मुझे एक मूल सवाल का उत्तर दे दीजिए। हमारे किसानों ने किया है। चलिए, खेती के विषय में आप ज्यादा नहीं जानते, चलिए मैं भी नहीं जानता हूं, मान लीजिए खेती के विषय में मैं आऊंगा डॉक्टर चौधरी आपके पास, मैं कोई कमी हो। हरीश जी चलिए, आप कह रहे खेती के विषय में नहीं जानते, सुन लीजिए करने के। हरीश जी, एक चिंता के साथ मेरा सवाल है, खेती के विषय में आप नहीं जानते, आप कह रहे हैं कि पूरी जो तमाम बारीकी उन पर आप नहीं बता सकते, एक सवाल का उत्तर मुझे दे दीजिए। महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष बढ़ते हुए खुदकुशी के आंकड़े किसानों के, और हर वर्ष बढ़ते हुए तेजी से ये आंकड़े, इससे केवल संतुष्ट हो जाना चाहिए या ये कहते रहना चाहिए किसी भी सरकार को, चाहे आपकी सरकार हो, क्योंकि वहां आपकी नहीं, सुन लीजिए, बढ़ते आंकड़ों पर केवल हम यही कहेंगे कि प्राकृतिक आपदा है, बढ़ते आंकड़ों पर केवल हम यही कहेंगे, हम क्या करें, ये कुदरत का कहर है। हरीश जी, चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पाई। श्याम जाजू जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जाजू जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ सियासत करने की कोशिश की जाती है? जो विशेष पैकेज देने की बात कही जा रही, इससे पहले भी पैकेज दिए गए, उन पैकेजों का क्या नतीजा निकला? किसान तब भी परेशान था, किसान आज भी परेशान है। अब उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले इस बात का लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है कि हम आपको विशेष पैकेज दे रहे हैं, किसान को परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस विशेष पैकेज का भी कोई फायदा होने वाला नहीं। पिछले चुनाव के पहले कांग्रेस के यूपीए सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा करी। जी। एक लॉलीपॉप किसानों को पकड़ाया, उसका अगर रिव्यू लिया तो कितने जिनाइन किसानों की कर्ज माफी हुई है। जो घोषणा आप केंद्र में करते हो, अगर ये घोषणा सही रूप से आप अगर इंप्लीमेंट की, आपने उसको क्रियान्वित किया और उसको न्याय देने की कोशिश की, तो मुझे बताओ 2007 से 2012 तक इस देश में 3.25 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी है।
और खेती छोड़कर वो शहर की ओर पलायन कर रहा है और शहर में आकर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है। यानी कोई भी आदमी को अपना गांव, अपना घर छोड़कर ऐसे जाने के लिए कौन प्रवृत्त कर रहा है? कितनी घोषणाएं आपने करी और कितनी उनके तक पहुंची है? बैंकों के माध्यम से जो एग्रीकल्चर कर्ज का जो कोटा केंद्र सरकार घोषित करती है, वो एक्चुअली जिनाइन किसानों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? इसका कोई रिव्यू लेने की व्यवस्था नहीं। नहीं तो है। ये चिंता जो है, ये चिंता जो है, चलिए महाराष्ट्र की तो है, ये आप मान रहे हो। सीधे सीधे केंद्र सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं उनको हम प्रश्नों के तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन श्याम जाजू जी, इतना मुझे बता दीजिए, बुंदेलखंड इलाके को आप भी जानते होंगे बहुत बेहतरी से। मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वहां पे आता है, वहां आपकी पार्टी का शासन है, बीजेपी का शासन है। और कितने साल से, मैं क्या आप ही जानते हैं कितने टर्म से बीजेपी है, 15 साल हो गए हैं। लेकिन उस स्थिति में आप ये बताइए, क्या बुंदेलखंड के किसानों की हालत सुधर गई? आप मुझे बताइए, ये आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं। जो बीमारू स्टेट था मध्य प्रदेश, जहां का 3% 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, उसको 18% तक कैसे आ गया? अगर वहां की जमीन वहां सिंचित हमने करी है, किसानों का जीवनमान उठाया है, इसलिए ये परिणाम मिले हैं। और ये केवल हम नहीं कह रहे, केंद्र ने उनको नवाजा है। इस हिमाचल में भी जब हमारी सरकार थी तो वहां दूसरे देखिए श्याम जाजू जी, एक बात याद रखिए, जिंदगी का ये सत्य है। श्याम जाजू जी, इस बात को याद रखिए, प्रतिशत कहना, आंकड़े बताना बहुत एक तर्क हो सकता है, लेकिन ये याद रखिए, प्रतिशत से सांसें नहीं चला करती और आंकड़ों से कभी फसलें खिला नहीं करती। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा जारी रहेगी। बड़ा सवाल, आखिर ये दशा क्यों? जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा करें विदर्भ के किसानों की, जिनकी हालत बद से बदहाल होती जा रही है। वहीं मोदी का चुनावी रथ अब विदर्भ पहुंचा है। मोदी ने किसानों की कभी ना खत्म होने वाली दिक्कतों के लिए कांग्रेस को जमकर कोसा, तो ये किसानों की दशा सुधारने का वादा भी उन्होंने किया। विदर्भ गुरुवार को सियासी सुर्खियां बटोर रहा था। मोदी गांधी की कर्मभूमि वर्धा से विदर्भ के लिए बोल रहे थे। किसानों की बदहाली, किसानों की आत्महत्या समेत तमाम उन मुद्दों का मोदी ने रुख किया जो मोदी को किसानों के करीब ला सकते थे। देश जवान पर गर्व करता है, देश किसान पर गर्व करता है। देश का जवान राष्ट्र की रक्षा करता है, देश का किसान अन्न सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जवान और किसान ये कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है क्या? सुरक्षित है क्या भाइयों? कोई कह सकता है? बात विदर्भ की है। सूबे की सत्ता कांग्रेस के पास है, केंद्र में भी यूपीए का सिक्का चल रहा है, तो मोदी किसानों के मसले पर कांग्रेस को कहां बख्शने वाले थे। किसानों के बदतर होते हालातों का ठीकरा मोदी ने कांग्रेस के सिर फोड़ा। आज मुझे दुख के साथ कहना, बड़ी पीड़ा के साथ कहना है कि कांग्रेस के कुशासन के कारण आजादी के बाद इतने लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस और उनके सारे चट्टे बट्टे इन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी। वो साल 2006 था। लगातार विदर्भ से किसानों की आत्महत्याओं की खबरें सुर्खियां बन रही थी। केंद्र सरकार पर विपक्ष का दबाव था। किसानों की मसीहा कांग्रेस पशुपेश में थी। पीएम ने विदर्भ का दौरा कर रस्म पूरी कर दी। इसी साल सोनिया गांधी ने भी विदर्भ का दर्द समझा, रैली कर विदर्भ के लिए अपनी हमदर्दी दी। अब मोदी भी विदर्भ के दर्द को समझना चाहते हैं, दर्द को दूर करना चाहते हैं। होता है कि नहीं, कहना मुश्किल है। जिया न्यूज रिपोर्ट।
सियासत में हर कोई दर्द सुनना जरूर चाहता है, वो दर्द सुनता है, अपनी बात कहता है, लेकिन वो किसान फिर भी मौत की तरफ बढ़ता है। उस किसान के दर्द को देख लीजिए। जो खेती का कर्जा था उसके ऊपर वो भी बोझ था, और इस साल तो उसका अति सृष्टि से बारिश आई, बर्फ आया, वो सब होने से उसका जो आने वाला उत्पन्न था उसको उसमें पेड़अप करेंगे भाई। और उसमें कर्ज में इतना डूबा हुआ था, उसने सोच लिया कि मैं इतना इससे बाहर नहीं निकल सकता, और उस कंडीशन में उसने अपना परिवार के साथ, सब बड़ा जिम्मेदारी आदमी था वो, और जिम्मेदारी इतने बड़े उसको किसी के बात बताए नहीं। जी हाँ, तो ये दर्द किसानों का है। किसान लगातार परेशान होते जा रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर होते जा रहे हैं, और इसके पीछे तमाम वजह भी निकलकर सामने आती है। किसानों के हक की बात तो कही जाती है, लेकिन उनका हक उन तक नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर कृष्णवीर जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपने इस बात को लेकर कहा कि सरकार गंभीरता नहीं बरतती। किसान इस बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं कि वो बीज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनकी पैदावार अगर खुदा न करे अच्छी हो भी जाती है तो लागत मूल्य तक नहीं मिल पाता उनको। ये सबसे बड़ी मजबूरी है किसान। मजबूरी की बात हम जिस पहलू को यहाँ और समझेंगे, माफ करें, मैं बीच में पूछना चाहता हूँ। कृष्णवीर जी, नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं अब विदर्भ की तरफ। सोनिया गांधी दर्द जान चुकी हैं, कलावती भी राहुल गांधी से मिल चुकी हैं। राहुल भी कलावती को अब शायद कितना स्मरण कर पाते होंगे, लेकिन अब मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी के इस दौरे को, और इस दौरे में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से किसानों को संबोधित कर रहे थे, कैसे आप देखते हैं? फिर मैं रुक करूं बीजेपी का। मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि अभी राजेश जी कह रहे थे कि सरकार को समझाना चाहिए हम लोगों को। मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री ने सरकार बनने के बाद पूरे देश से 25 लोगों को बैठक में बुलाया था, और उसमें तमाम 2 घंटे तक विस्तार से चर्चा हुई। राजेश जी समझ लीजिए, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक रही, और मैं हर 6 महीने पे किसानों की समस्याओं पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। उसके बाद आज तक प्रधानमंत्री ने कोई बात करने की हिमाकत नहीं की, पहली बात। दूसरी सच्चाई आप सुन लीजिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हमने मांग करके कराया था। 3 साल में राष्ट्रीय किसान आयोग ने रिपोर्ट दी। 2007 से लेके आज तक 7 साल होने जा रहे हैं, सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। क्योंकि उसमें साफ लिखा था, हम लोगों की उसमें बहुत स्पष्ट मत था कि जो लागत है फसल का, उसमें 50% मुनाफा जोड़ के, क्रॉप की इंश्योरेंस करके और सारे खर्चे काट के उसकी कम से कम मजदूरी तो मिल जाए। इस तरीके से हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को सुधारना चाहिए, इसीलिए लागू नहीं किया। बार बार प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, किसान खेती छोड़ रहा। मैं पूछता हूं, आपने कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल को थोप कर किसानों को आत्महत्या करवाने के लिए तैयार कर दिया। 148 मिलियन फार्मर फैमिलीज हैं कंट्री के अंदर, 93 मिलियन स्लम डवेलर्स हैं इस देश में। आपका ये कहना है, आपका ये मानना कि 1 मिलियन फार्मर चाहिए इस देश में, 147 मिलियन को क्या रिक्शा चलाने के लिए और ठेली पटरी खींचने के लिए शहरों में स्लम डवेलर्स बनाना चाहते हैं? अरे हालात उसी तरह आप ले जा रहे। मैं अभी आ रहा हूं उस पर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान को आप कर्जे की बात करें, वो कर्जा भी कारपोरेट को जा रहा है, जो आप 8 लाख करोड़ की बात करते हैं, किसान को नहीं मिल रहा है। जहां तक ट्रैक्टर की बात है, आप ये देखिए ट्रैक्टर पे कितना ब्याज देना पड़ता है किसान को, जुताई में ही काम आता है। सवाल ये है कि आपने एक बात कही कि कांग्रेस की सरकार ने 10 सालों में दाम बढ़ाया। मैं आपसे पूछता हूं कि 10 साल पहले जो डीजल का दाम था, जो फर्टिलाइजर का दाम था, आज उसमें कितना गुना वृद्धि हुई? क्या उस हिसाब से वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सीएसीपी ने की? नहीं की। उल्टा सीएसीपी का चेयरमैन का यह कहना है। आपको मैं जानकारी दे देता हूं, और शर्मनाक घटना है देश के लिए, कैसे दलालों को बिठाया सरकार ने। वो कहता गेहूं, धान और गन्ना बोना बंद करें भारत के किसान। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ऐसे लोग जो सलाहकार सरकार में है, ये किसानों के विरोधी हैं। ये पूरी तरह किसान विरोधी नीतियों पर ये 10 साल से ले जा रहे हैं। कहां ले जाना चाहते हैं? मेरा बड़ा सवाल आज ये, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सिर्फ लिप सर्विस करती है सरकार, आखिर हकीकत को नहीं पहचानेंगे और हकीकत की बात सुनने को तैयार नहीं है। इन पैकेजों से काम नहीं चलता। उसकी उत्पादन लागत का मूल्य कब मिलेगा? और ये पैकेज एक नौटंकी ड्रामा बंद करना चाहिए। मैं गया था, मैं आपको जानकारी दे दूं, रंजीत देशमुख ने एक कार्यक्रम रखा था काटोल में, उसके बाद मैं अमरावती गया, यवतमाल गया, मैं जालना गया, मैं अहमदनगर गया, मैंने सारा एरिया को सूखे में भी देखा है। हालत ये है कि बहुत ही खराब हालत रहे हैं। जब हम काम करने को तैयार नहीं और पैसा कागजों में खाया जा रहा है, ठेकेदार वहां इरिगेशन के हेलीकॉप्टरों में उड़ रहे हैं, और मंत्री कहता है कि हम क्या करें? हरीश जी, ये पानी जितना उपलब्ध है देश में। डॉक्टर चौधरी,
हरीश जी से मैं जल्दी रिस्पॉन्स चाहूंगा। हरीश जी प्रतिक्रिया दें आप। बीज और पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी है सरकार, इससे ज्यादा शर्मनाक बात ये मूलभूत चीज है, बीज और पानी। और जो आप बात कह रहे हैं नहीं, प्राकृतिक आपदा से पहले ये मूलभूत चीजें हैं, बीज और पानी, हरीश जी, और ये तमाम स्थितियां लगातार महाराष्ट्र में बनी रही। इस चीज को आप कैसे देखेंगे, जिस सवाल को उठा रहे थे डॉक्टर चौधरी? मैं जमीन से जुड़ा हुआ वहां भी। चौधरी साहब की बात मैंने सुनी, हाँ, बड़ी गंभीरता से सुनी, मुझे भी सीखने मिला। हाँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने पहले चौधरी साहब के पहले हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको एक सवाल आपने पूछा था बुंदेलखंड के बारे में, उनका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। हाँ। और मैं हाल ही में जो नरेंद्र मोदी साहब का जो एक पैटर्न पूरे दुनिया को दिखा रहे भारतीय जनता पार्टी, हाँ, उनके ऊपर भी आरोप लगा कि उनके राज्य में 800 किसानों ने आत्महत्या की है। उनके बारे में आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं ये कहता हूं कि पूरे देश में इसका प्रभाव अलग अलग कारणों के वजह से कहीं ना कहीं, कभी ज्यादा कहीं कम, ऐसे आत्महत्या होती है। चौधरी साहब जो है वो जो बात कर रहे थे, उनमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई उसमें राजनीति थी। ये अलग अलग कमेटियां बनती है और अलग अलग कमेटियां बनने के बाद में उसके रिपोर्ट जो है सरकार के पास आते हैं, और सरकार के पास आने के बाद में वो संसद में रखते हैं। आपने गए 5 साल में देखा, जो हमारे विपक्ष के नेता है उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, शासन की सत्ता पक्ष की जैसी कोई जिम्मेदारी बनती है, उसी प्रकार के से विरोधी पक्ष की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने कितने दिन तक कितने सेशन इन्होंने ठीक ढंग से चलाए कि गंभीरता से कई विषयों के ऊपर चर्चा करके उसके ऊपर कोई निर्णय ले। मैं चौधरी साहब की बातों से मैं सहमत हूं, और एक किसानों की जो हालत है, चलिए बिल्कुल ठीक बात है, इस बात का जवाब भी जान लेते हैं। श्याम जाजू जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम जाजू जी, जो आरोप अब लग रहे हैं रखने वाले हैं कि विपक्ष, कम से कम विपक्ष तो मुद्दों को उठाए, विपक्ष ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया। निकालने के लिए कदम रखने चाहिए, लेकिन उसके साथ में सत्ताधारी पक्ष के साथ में इस प्रकार की चर्चा हो रही है। हाँ, श्याम जी बोलिए। बुनियादी बातें केवल ये तात्कालिक चर्चा हो रही है। हाँ, बोलिए श्याम जी। बीमारी खत्म करने के लिए जी श्याम जी, यहाँ पर जिस प्रकार की चर्चा हो रही है, ये तात्कालिक चर्चा हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। किसान की परमानेंट बीमारी खत्म करने के लिए न्यूनतम मूल्यों का जो जहां तक सवाल है, देश में किसान ये एकमेव प्रोडक्ट ऐसा है बीमारी खत्म करने का ये वक्त किसान का प्रोडक्ट, ये छोड़कर बाकी सब प्रोडक्ट का मूल्य उसका प्रोडक्शन वाला करता है, उत्पादक तैयार करता है। तो किसान एकमेव ऐसा है कि उसको वो तय करने के लिए उसको अधिकार नहीं है। वो तैयार करके अपने पसीने की कमाई वो बाहर बाजार में लाता है और दूसरा आदमी उसका तय करता है। इसमें आज तक रूलिंग पार्टी ने और सत्ताधारी पक्ष ने जो स्कीमें हमने किसान के लिए उपलब्ध कराई, वो सही रूप से कार्यान्वित हो रही है क्या नहीं हो रही है। इतना सब होने के बावजूद किसान क्यों खेती छोड़ेगा? और ये गलत तर्क दिया जा रहा है कि किसान को किसान से बाहर निकालकर, अरे भाई आजादी जब मिली तो 50% जीडीपी में योगदान किसान का था, वो 50% योगदान आज 13% पे आ गया है। मुझे एक चीज का उत्तर दे दीजिए। नहीं, ये चिंता की बात बिल्कुल सही उठा रहे हैं जाजू जी, श्याम जाजू जी बहुत सही बात उठा रहे हैं, चिंता की बात। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए श्याम जाजू जी, एक प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए। चलिए, आप चिंता की बात उठा रहे हैं और निश्चित तौर पर इनकी सरकार जो है सवालों कटघरे में, यूपी सरकार कि आखिरकार क्या हुआ इन 10 सालों में। लेकिन क्या एनडीए का जब शासनकाल था सब कुछ सामान्य था, सब कुछ हरा भरा था? मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए किसानों की खुदकुशी के मामले में। एनडीए के टाइम सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, कर्नाटक सरकार 0% से किसानों को कर्ज दे रही है। ये येडियुरप्पा सरकार के टाइम हुआ है निर्णय। राजनाथ जी जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तो फसल बीमा योजना उन्होंने लॉन्च की थी देश में कि भाई बाकी सब लोगों का अगर बीमा हो सकता है तो ये किसान का क्यों नहीं होगा। ये सब बातें जब जब मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो हमने हिमाचल में एप्पल वाले किसानों को वो फायदा करा के दिया है। ऐसा जहां जहां होता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। जब तक हम किसान का उत्पादन बढ़ाएंगे नहीं,
उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे नहीं, तब तक वो खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसका बेसिक चिंतन इस देश में होने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये इस देश के इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान की खेती का होगा। ये बात है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स वो चीज हो नहीं पाती डॉक्टर चौधरी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स होता नहीं कुछ ऐसा। देखिए, मेरा तो ये मानना है हाँ। कि अब जिस तरीके से हाँ। देश जिस गलत रास्ते पर किसानों के लिए गया है अब तक, हमको इसमें आज तत्काल सुधार की आवश्यकता है। हमें इस देश में किसानों की आवश्यकता के अनुरूप एग्रीकल्चर का मॉडल अपनाना होगा। कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल नहीं, फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर मॉडल चाहिए। हमको नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बेस्ड, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जब तक हम इस मॉडल को नहीं करेंगे और तब तक हमें उत्पादन लागत कम करनी है, हमें पानी को बचाना है, हमें बरसात के पानी से भूजल स्तर में सुधार करना है, हमें बीज किसान का अधिकार रखना है, बीज, पानी और उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक क्षमता, ये तीन चीजें, उत्पादकता बढ़ानी है, लागत कम करनी है और तभी ये सुधर पाएगा हालात। कर्जा कोई समाधान नहीं है। जब तक उत्पादन लागत बेतहाशा बढ़ती रहेगी, किसान मरता रहेगा, पैकेज से कुछ होने वाला नहीं है। सरकारों को अब समझना होगा कि ये जो लोग योजनाकार में बैठाए गए हैं अब तक इतने लंबे समय से, 91 ऑनवर्ड्स आप देख लिए उदारीकरण के नाम पर, आज उसके जो परिणाम है ये देश भुगत रहा। तो ये खाद्यान्न सुरक्षा किसकी सुरक्षा दे रहे हैं आप? 65% लोग खेती पे निर्भर हैं, अनाज पैदा करते हैं। आप किसको भिखारी बनाना चाहते हैं? 2 रुपए किलो अनाज गेहूं देंगे, 1 रुपए किलो मोटा अनाज देंगे, 3 रुपए किलो चावल देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खेती में जो पैदा करता है उसको भी आप भिखारी बनाना चाहते हो? उसको 50% आज तक फूड का जो राशनिंग की व्यवस्था उसका 50% गल्ला ब्लैक में जाता है। अब क्या और उसको और बढ़ाना चाहते हो? ये पूरा करप्ट सिस्टम है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। कौन सा मंत्री, कौन सा सेक्रेटरी और कौन सा फूड कमिश्नर आज तक किसी खिलाफ जांच हुई, कोई जेल गया? कोई नहीं गया। ये पूरा करप्शन है, ये काम नहीं चलने वाला है। इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। क्या आयात पे इस देश को निर्भर करेंगे? आयात करेंगे गेहूं, आयात करेंगे चावल और आयात करेंगे आप सब कुछ, तो ये 2 रुपए किलो कहां से देंगे? ये सब्सिडी देने को जरूरत नहीं है। चुनाव का तो नौटंकी है पूरी तरीके से। आज 10 साल में अब याद आया किसान इनको, अब तक कहां थे? ये वही दर्द है, वही दर्द है, उस पर चर्चा जारी रखें। जल्द हाजिर होंगे। इनको दर्द से कोई मतलब नहीं। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं विदर्भ के किसानों की, जिनकी हालत बद से बदहाल होती जा रही है। नौबत यह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और इस पर बड़ी बहस लगातार जारी है। डॉक्टर चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चौधरी, जो कृषि प्रस्तावों की बात कही जा रही थी कि किसानों को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किए जाए ताकि जो किसानों को है बेहतर फायदा मिल पाए, इस बात को लेकर, लेकिन उसके बावजूद नतीजा जो होता है वो सिफर ही रहता है। ढाक के बात सरकारों की दायित्व क्या है, जिस सरकार अपना काम कितना कर पाई। बहुत स्पष्ट बता दूं कि 2004 के चुनाव से पहले 2002 में बंगलौर के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार आजादी के बाद कृषि के प्रस्ताव बनाए गए और उन कृषि के प्रस्ताव को इस तरीके से तैयार किया गया कि वाकई सुधार होना था। आज तक लागू नहीं किया, तो अब क्या करेंगे आप? इतने साल में नहीं किया आपने। कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आप कुछ नहीं। आपकी नीति और नियत दोनों बेईमान है, झूठ बोलते हैं पूरी तरीके से। प्लानिंग कमीशन पूरी तरह किसान विरोधी। हरीश रोंगे जी हमारे पास बने हुए हैं। आऊंगा चौधरी साहब, आपके पास आऊंगा। हरीश जी, सवाल सरकार की नीयत को लेकर खड़े हो रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। और जो प्रस्ताव शुरू में बन गए थे सरकार के गठन के बाद, जिस बात को चौधरी साहब कह रहे हैं, और इन्होंने सुझाव दिए थे, जगह का नाम बताया इन्होंने, प्रस्ताव बनाए हमने, तो वो प्रस्ताव ना तो वो क्रियान्वित हो पाए, सरकार की समाप्ति की समय आ गया, कार्यकाल निकल गया, लेकिन स्थिति नहीं बदली। सरकार भी बन जाती है और उसके बाद इन प्रस्तावों को देखकर कहा जाता है कि नहीं ये प्रस्ताव नहीं बन सकता, लागू नहीं हो सकते। हरीश जी, आदरणीय चौधरी साहब ने जो बातें रखी आपके सामने, जी मैं उनसे नकारता नहीं हूं, लेकिन ये वक्त नहीं है उसके ऊपर चर्चा करने की। जी, और मैंने पहले भी कहा है कि जब देश की कई बातें जब आमतौर पर के निर्णय लेना है, तो उस वक्त में सरकार पक्ष के साथ में विरोधी पक्ष का भी उतना ही जिम्मेदारी होता है। और मैं तो कहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उसके ऊपर दबाव, सही नीति होगी तो उसके ऊपर दबाव लाने का काम विरोधी पक्ष ने करना चाहिए। गए 5 साल से हम देख रहे लगातार कि ठीक ढंग से हमारी संसद नहीं चल रही है।
मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हर वक्त कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा है, किसानों के बारे में हरीश सोचा है। जी, अभी शाम बाजाजू बार हरीश बार जी, कह किसान रहे हैं किस कि बात को वो- लेकर विश्वास करें कि ये दावे वादे तो पहले भी किए गए, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, दावे वादे करते हैं किसानों के साथ और उसके बाद नजर नहीं आते। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचते हैं कि बहुत सारे किसान जो है अपनी खेती छोड़कर अभी बात पूरी करने ही नहीं दोगे तो मैं कैसे बात करूं? बोलिए हरीश जी, बोलिए हरीश जी, बोलिए। कहते हैं, बार बार कहते हैं कि बहुत सारे किसान जो श्याम जाजू बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान जो है वो अपनी खेती छोड़कर शहर में आ रहे हैं। हाँ। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो हमारा किसान है उनके भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और आप तो चाहते हो कि वो आप तो केबिन में बैठे, एयर कंडीशन में बैठे और हमारा जो किसान है उसका लड़का बच्चा जो है वो खेत में मजदूरी करते बैठे। तो आज बहुत सारे हमारा परिवर्तन हो रहा है, कमियां है लेकिन उस साथ में परिवर्तन भी हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा देश, एक जमाने में हम बाहर से अन्न लाकर हमारे लोगों को देते थे, आज हमारा देश दुनिया के कई लोगों को 2 वक्त की रोटी देता है। तो ये जो ताकत हमारे देश में आई है, हरीश जी, ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो 2 जून की रोटी भी नहीं खा पाते। का काम ये जो है सरकार ने न किया होता तो आज अन्न सुरक्षा जैसा कानून हमारे देश में नहीं लागू होता। मैं बताना चाहता हूं चौधरी साहब, आप एक बुनियादी तौर पर जो सोचने वाले लोग हो, ऐसे लोग जो है इनको तो राजनीति करनी है। अभी जो हुआ हमारे महाराष्ट्र में, अतिवृष्टि हो गई और ओला को ये हो पड़ गया, तो इसके वक्त में ये कहते थे परसों तक हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पक्ष के नेता कि कहां गए मुख्यमंत्री तो तीसरे चौथे दिन महाराष्ट्र में घूमे, उन लोगों के पास पहुंचे, लेकिन इनके बनने वाले ख्वाब देख रहे हैं। इनके जो बनने वाले पंतप्रधान हैं नरेंद्र मोदी, 1 महीने जल्दी से श्याम जाजू जी, केवल आलोचना, केवल सरकार को घेरना, केवल इस स्थिति से आंकड़े रुक जाएंगे, ये स्थिति थम जाएगी? मुझे बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े खुश हो रहे हैं कि किसान भूमिहीन होकर एक श्रमिक के रूप में शहर में आ रहा है। वो कोई अच्छी जिंदगी जीने के लिए नहीं आ रहा है, अपने बेटों को पढ़ाने के लिए नहीं आ रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है। वो गांव में जी नहीं सक रहा है, वो एक स्लम डेवलपर्स के रूप में शहरों का जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें ये गुलाम के रूप में रिक्शा चलाने वाला, स्लम में रहने वाला, वहां के बिल्डिंग बनाने वाला एक मजदूर के रूप में उसकी आइडेंटिटी हो रही है और हमारे कांग्रेस के नेता उसमें खुश हो रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि किसान को खेती ये घाटे का सौदा किसने बनाया, ये आपके पॉलिसीज ने बनाया। उसका फायदे का सौदा नहीं है, वो घाटे का सौदा है। किसान को जब तक आप नीति निर्धारण का हिस्सा नहीं बनाओगे, उसको पॉलिसीज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उसके बारे में बेरुखी रखोगे, उसको असुरक्षित रखोगे, तब तक किसान छोड़ता रहेगा, किसान आत्महत्या करता रहेगा। क्यों 90 के दशक में, 80 के दशक में जो हरित क्रांति चली थी उसकी रफ्तार क्यों रुकी? देहात में बिजली क्यों नहीं दे पा रहे आप? शहर को 100% बिजली देते हैं और देहात को बिजली नहीं दे पा रहे। वो देहात छोड़ के आ रहा है। इसका बेसिक चिंतन, इसका मूलभूत चिंतन जब तक सत्ताधारी पार्टी नहीं करेगी, बार बार कहेगी भाई पार्लियामेंट नहीं चली। अरे भाई पार्लियामेंट चलाना रूलिंग पार्टी का काम होता है, बार बार उस पर इशू डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। किसानों की अगर बात की आपको लगता है कि आपके आने से चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा? बहुत जल्दी डॉक्टर चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहेंगे। डॉक्टर चौधरी, क्या आपको लगता है कि किसानों के हित की बात जो तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं, जो सत्ता में है या जो सत्ता पाने की चाहत रखते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में गंभीर है किसानों के हित को साधने को लेकर? देखिए, सरकार कोई भी हो, यदि इन्हीं नीतियों पर लेके आगे चलेंगे जिनको अब तक अपनाया है, तो किसान की बर्बादी निश्चित है। उसे कोई रोक नहीं सकता और इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा बच नहीं सकती। मैं एक बात कह रहे थे हरीश जी, समय कम है। आपने सही कहा, ये उन नीतियों का परिणाम है कि इस देश के अन्नदाताओं ने अन्न के भंडार भर दिए, लोगों को रोटी दे दी। आज नीतियां गलत दिशा और गलत दशा कर रही हैं, इनसे बदलना होगा। हमको उसी रास्ते पे चलना होगा
हमको बरसात के पानी को बचाना है, बीज पैदा करवाना है, उर्वरक क्षमता बढ़ानी है। जब तक सॉइल हेल्थ और वाटर मैनेजमेंट में सुधार नहीं करेंगे, उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं घटेगी और किसान मरेगा। माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। किसान कर्जे में दबेगा, मरेगा। उसे उसकी फसल का मूल्य देना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा और उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तभी बचेगा किसान और तभी बचेगा देश। चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए। तो नीति और नीतियों को लेकर तमाम सवाल उठाए कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती हैं किसानों की हालत को लेकर। जबकि हिंदुस्तान की बात की जाए तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन एक ऐसे देश में जो किसानों पर निर्धारित है, उन किसानों की हालत बद से बदहाल होती जा रही है। नौबत यह है कि किसान आज अपनी जान देने को विवश हो। और सबसे बड़ी बात यह कि ये स्थिति कब बदलेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़े दर्द के साथ ये पंक्तियां मुझे कहनी पड़ रही इस चर्चा के बाद, या जो स्थिति किसानों की है, ये स्थिति इस तरफ ले जाती है जहां मुझे कहना पड़ रहा है सियासी जमीन पर आरोप प्रत्यारोप की फसल जल्दी खड़ी हो जाती है। जिम्मेदार कौन, यह बात बड़ी हो जाती है। सियासत अपने रंगों के हिसाब से ढला करती है। वो किसान क्या करे जिसकी सांसें फसलों के साथ चला करती है। जनता मांगे जवाब में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।